रूस यूक्रेन जंग के बीच आज की बहुत बड़ी खबर। न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़ी है दुनिया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक परमाणु तैयारियां जोरों पर दिख रही हैं। आने वाली हर जंग में एटमी अटैक का खतरा बढ़ गया है। ताइवान पर चीनी धमकी के बाद युद्ध का माहौल बन गया है। खासकर फूमियो किशिदा ने शांग्रीला डायलॉग में जो कहा उसके मुताबिक तो लगता है कि एशिया में भी एक वॉर कभी भी हो सकती है। फूमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर। आइए जल्दी से आपको इस बारे में कुछ जानकारियां रखते हैं, आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और थोड़ा उसको एलेबोरेट करते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। लाइए वो ग्राफिक्स लाते हैं आपके सामने। ईस्ट टू वेस्ट न्यूक्लियर वॉर का खतरा। क्यों, आप समझिए। एक फ्रंट वेस्ट में है जहां पर यूक्रेन और रूस आमने सामने हैं। नेटो, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार तक दें, ये दलीलें दी जाने लग गई हैं। एक फ्रंट ईस्ट में है जहां पर चीन का न्यूक्लियर प्लान खुद किसी और ने नहीं बल्कि खुद चीन के रक्षा मंत्री ने सिंगापुर में हो रहे शांग्रीला डायलॉग में दुनिया के सामने रखा है और बताया है कि कैसे उन्होंने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स ईजाद किए हैं और वो बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाने वाली कामयाबी बता रहे हैं उसको। और फिर एक साउथ एशिया में जहां चीन के सामने कुछ बड़े चैलेंज अब आते दिख रहे हैं, चाहे वो क्वाड हो, ऑकस हो, चीन को घेरने के लिए अमेरिका की स्ट्रैटेजी हो, चीन भी वहां घिरता दिख रहा है। कैसे, इस पर बात करेंगे। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स हर जगह है, कॉमन, हर जगह दिख रहे हैं। आइए बड़ी खबर देखिए, ये फिर बढ़ते हैं आगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन ने एक बड़ी तैयारी की है। विध्वंसक एटमी मिशन पर काम कर रहा है चीन। चीनी रक्षा मंत्री ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की बात खुद कबूल की है। कोई वेस्टर्न रिपोर्ट नहीं है, कोई अमेरिका या किसी एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है। चीनी रक्षा मंत्री ने दुनिया के सामने यह कहा है कि नए एटमी हथियारों पर कामयाबी हौसला बढ़ाने वाली है। आइए चलते हैं अपने जो अपर स्टूडियो में और वहां से आपको कुछ और जानकारी देते हैं कि चीनी रक्षा मंत्री ने ये कहा, क्यों कहा, और हो सकेगा तो उनकी वो बाइट भी सुनाएंगे जो उन्होंने शांग्रीला के डायलॉग पर दी है। वहां पर जो कहा है वो कह रहे हैं कि हमने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स और डेवलप किए हैं और ये बहुत हमारे लिए हौसला बढ़ाने वाली कामयाबी है। लेकिन जरा जल्दी से आपके सामने पहले वो जानकारियां रखें जो उन्होंने कहा है। चाइना का फेयर एटम का ट्रिगर कैसे, आप पहले ये देखिए। चीन का मकसद क्या है? चीन का मकसद है ताइवान पर कब्जा और इसके लिए वो दुनिया में किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। और इसके लिए वो अपनी परमाणु ताकत और बढ़ा रहा है। चीन की परमाणु ताकत अभी करीब यह है कि उसके पास 350 परमाणु बम है, लेकिन वो तेजी से जखीरे को बढ़ा रहा है, तेजी से न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। पहले से भी ज्यादा विध्वंसक मिशन पर जुटा हुआ है चीन। चीन के रक्षा मंत्री ने इसे हौसला बढ़ाने वाली कामयाबी बताया। 2021 में भी 100 न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की खबर आई थी। ताइवान पर कब्जे के लिए युद्ध की धमकी भी दे चुका है चीन और इस मंच पर भी कहा है चीन के रक्षा मंत्री ने कि हम किसी को भी ताइवान की मदद नहीं करने देंगे और जो भी हमारे और ताइवान के बीच में आएगा उसके खिलाफ हम जंग छेड़ देंगे। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर। चीन की न्यूक्लियर प्रिपरेशन के बीच किम जोंग उन ने बड़ा ऐलान किया है। अपने हथियारों की संख्या किम भी बढ़ा रहा है। डॉट्स कनेक्ट कीजिए। एक तरफ चाइना अपने न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका का जानी दुश्मन और चीन का दोस्त नॉर्थ कोरिया भी इसी राह पर आगे बढ़ रहा है। किम जोंग ने जवानों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है। एक और बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की फिराक में है नॉर्थ कोरिया। आइए अपने एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, आपका भी संजय जी बहुत स्वागत है। कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। और ग्रुप कैप्टन अनुपम बैनर्जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे इस पैनल में शामिल हो रहे हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन जनरल द्विवेदी, शुरुआत आपसे। जनरल द्विवेदी, क्या आप भी मानते हैं कि ये जो न्यूक्लियर आर्म्स की जो रेस दुनिया में शुरू हुई है, जिसमें चीन भी बहुत आगे है, अगर हम बात करें तो बहुत सारे देश हैं, ईरान भी उसमें आता है, उसमें नॉर्थ कोरिया भी आता है, लेकिन ये शुरुआत जहां से हमने की, क्या ये बुडापेस्ट समझौता जो 1994 में हुआ, जहां 1991 में जब यूक्रेन अलग हुआ था सोवियत संघ से, तो दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश इसलिए माना जा रहा था जिसके पास 3000 से ज्यादा परमाणु हथियार थे, आज होता उसके पास ये आर्सेनल, तो क्या ये नौबत आती? देखिए, ये जब 1994 में ये समझौता हुआ है तो इस समझौते में बहुत कुछ एक अहम बातें थी
सबसे पहले के 3 देशों की सिक्योरिटी उसमें दी गई थी, बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान। इसका कारण यह था कि इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, हथियार थे। जब रशिया टूटा है तो उनको अगर सरेंडर करना था तो इनको कोई ना कोई सिक्योरिटी की अम्ब्रेला जो कहते हैं या छतरी कहते हैं वो मिलनी चाहिए थी। तो इस तहत जो है ये 1994 का जो मेमोरेंडम कहते हैं वो साइन हुआ था। पर उसमें काफ़ी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी कि किस प्रकार की सहायता दी जाएगी, क्या न्यूक्लियर अम्ब्रेला दी जाएगी या वो फिजिकली वहाँ ट्रुप्स लगाए जाएंगे, किस हद तक ये उनको मदद की जाएगी, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी। हाँ, इस पर अमेरिका ने हामी भरी थी कि हम इनको सिक्योरिटी देंगे, पर जैसे मैंने बताया कि लिखित रूप में स्पष्ट नहीं था। सर, इस चीज को आप चीन से जोड़ते हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं ना कि दुनिया में न्यूक्लियर आर्म्स की रेस लगी हुई है। एक तरफ दुनिया में इस बात की जरूरत है कि परमाणु हथियारों की ये रेस कम हो, परमाणु हथियारों की रेस धीमी पड़े और दुनिया के जो देश परमाणु हथियार हासिल करना चाह रहे हैं, बजाय इसके जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं वो अपने परमाणु हथियार कम करें। इसको लेकर बड़ी बातें होती हैं। लेकिन क्या बुडापेस्ट समझौते का जो हाल हुआ है उसके बाद संजय जी, दुनिया का कोई देश, चाहे वो चीन हो, चाहे ईरान हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, कभी इस तरफ आगे बढ़ेगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जब आप कहेंगे कि जब पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में जाते हैं और तब लगता है कि अमेरिका एक सुपर पावर रह गया, और उस वक्त एक बात आई थी कि डी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ वर्ल्ड बढ़ेगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। आप देखिए कि उसके बाद न्यूक्लियराइजेशन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट हो गया, ईरान जिस तरीके से एक्वायर कर रहा है, नॉर्थ कोरिया का आपने संदर्भ दिया, बाकी जो देश हैं जो न्यूक्लियर रेस के लिए। लेकिन अभी जो यूक्रेन वॉर को देख के और जो चल रहा है कि क्या हो रहा है विश्व में, हम कहते हैं जो आइडियोलॉजिकल बात है कि जो नियो लिबरल आइडियोलॉजी है उस पर नियो रियलिस्ट आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही है, और उसमें जो देश हैं वो हथियारों का या न्यूक्लियराइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये क्या हो रहा है कि जो म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल की बात थी, वहाँ पर हम म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि मुझे लग रहा है कि यूक्रेन आज के दिन एक रिग्रेट कर रहा है कि नहीं, उस वक्त अगर हम फॉर्मर सोवियत यूनियन से जब अलग हुए थे उस वक्त अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलते तो ये हालात नहीं आते। निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि न्यूक्लियर अप्रोच जो है वो डिटरेंस की अप्रोच है, कि हम डिटरेंस क्रिएट करें ताकि कोई बड़ा देश या बड़ी ताकत हम पे अटैक ना कर पाए, हम एक हद तक हम उनको रोक पाएं। लेकिन अभी जो हालात है आज ये है कि एक तो आर्म्स रेस बढ़ रही है, दूसरी तरफ हर देश की जनता एक लेजिटिमेट मैंडेट दे रही है कि हमको एक न्यूक्लियर ताकत बनना है। लेकिन मैं खतरा जो है, खतरा मैं बताना चाह रहा हूँ, खतरा वो है कि अगर रोग स्टेट्स को देखेंगे, नॉर्थ कोरिया के पास हथियार होता है तो ठीक नहीं है, पाकिस्तान, ईरान। सर, छह न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, 7वां करने जा रहा है। उस रोग नेशन को रोकेगा कौन? और सबसे बड़ी बात है कि एशिया तक ये खतरा आ चुका है, जो फुमियो किशिदा कह रहे हैं। ग्रुप कैप्टन बैनर्जी साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चीन अब न्यूक्लियर आर्म्स की रेस में बहुत तेजी से भाग रहा है क्योंकि उसको अमेरिका से कंपीट करना है, क्या ये एशिया के लिए और खासकर भारत जैसे देश के लिए भी एक बड़ा खतरा है? देखिए, भारत के लिए खतरा तो है ही, क्योंकि भारत ने जब पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अगर आपको पता याद है, तो उस टाइम में भी चीन का जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट था वो एक मेजर रीज़न था। लेकिन जो आज हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात कर रहे हैं, उसमें जब नॉर्थ कोरिया जैसा देश आ जाते हैं जिसको टैसिटली चीन उसको सपोर्ट करता है, और ये जो रोग नेशंस है इनका जो स्ट्रक्चर है ये जनरली एक या दो आदमी पे डिपेंड करते हैं। प्रॉब्लम तब होता है, एक डेमोक्रेटिक नेशन में एक सेटअप होता है, एक न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर होता है, तो कोई एक आदमी का विन ना तो नॉर्थ कोरिया कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, ना चीन में कोई डेमोक्रेसी, इसलिए तो खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये जो कंट्रीज है इसमें एक स्ट्रक्चर जो है वो इंडिविजुअल डिपेंडेंट है, और इसलिए जो खतरा आज मंडराते हुए दिख रहा है। अगर आप रशिया भी देखें, रशिया भी पुतिन के अंडर ऑलमोस्ट एक सिंगुलर कमांड के अंडर है, और वो जो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है एक डेमोक्रेटिक नेशन वो कभी नहीं करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।